हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। क्लियर ना। देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही उसका क्या होता है, वो क्या कहलाता है कि वो चार्ज का, उस कैपेसिटर का चार्ज का होना कहलाता है, वही बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे ट्रांसफरिंग द चार्ज, जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या जब भी हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। वो वर्क डन, यहाँ पे ध्यान दो, जो ये वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन क्या होता है, एज स्टोर्ड। यहाँ से ध्यान देना, ये वर्क डन जो हो रहा है, कौन सा वर्क डन हो रहा है, ट्रांसफरिंग द चार्ज, चार्ज को ट्रांसफर करने में जो वर्क डन हो रहा है, एज स्टोर्ड, किस तरीके से स्टोर्ड हो जाता है, ध्यान देना, एज स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड हो जाता है। क्लियर, यहाँ से ये चीज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ रहा। मैंने क्या बोला कि सिंपल सी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक, ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये होता है। तो उस चार्ज को ट्रांसफ़र होने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और जो वर्क डन, इसको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी सिस्टम का जो वर्क डन होता है, किसी भी सिस्टम का जो वर्क डन होता है, या मेरा खुद का भी, आपका खुद का भी जो आपका वर्क डन है, वर्क डन का इन द सेंस हो कि आप जैसे बैठ करके क्लास कर रहे हो तो आपकी ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये स्टेमिना है, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप 40 मिनट की क्लास, 30 मिनट की क्लास या 1 आवर्स की क्लास मेरी बैठ करके आप कर रहे हो, ठीक ना, ये आपकी पोटेंशियल है। तो वही चीज हुआ कि किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल कहलाती है। वही क्या होती है, एज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर, चलो ठीक है। अब इसके आगे अगर हम सपोज करते हैं, एट एनी इंस्टेंट, सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट क्यू बी द चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, क्यू बी द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज क्यों, कोई भी कैपेसिटर की प्लेट है, अगर यहाँ पे भी बात करते हैं, यहाँ पे भी बात करते हैं, ठीक ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेटा यू नो दैट कैपेसिटेंस, यहाँ से फ्रॉम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यू नो दैट C इज इक्वल Q बाई V होता है। क्लियर, R यू कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, V एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, V इज इक्वल Q बाई C। आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हो। अब इसके आगे देखिएगा, थोड़ा सा और आगे जैसे चलते हैं, ये चीज़ यहाँ से हो गया, लेकिन अब इस पे थोड़ी सी बात और करते हैं। कौन सी बात करते हैं, यहाँ से सबसे पहली चीज़ V इज इक्वल Q बाई C। अब हम करते हैं स्मॉल चार्ज मीन्स स्मॉल वर्क डन। अब हमें कह रहे हैं कि एक प्लेट, कभी भी जो कैपेसिटर की प्लेट है, उस प्लेट से, यहाँ से इस प्लेट से जो अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम मान लेते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ से क्या आगे चलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफरिंग, अगर हम कह रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या होगा, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन होगा उसको किससे डिनोट करते हैं, DW से। DW क्या होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से ध्यान देना, चार्ज इनटू, यहाँ से इसका फार्मूला होता है बेटा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। तो यहाँ से देखो DW, अब चार्ज क्या हो गया, स्मॉल चार्ज मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, और क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V हो जाएगा, यहाँ से V। सो वी कैन राइट इन अदर टर्म, यहाँ से VDQ
अब हमें यहाँ से क्या मिल गया, इस चीज़ को अगर देखते हैं यहाँ पे बेटा, तो हमें कहते हैं कि जो डी क्यू है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है और इसको ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। डी डब्ल्यू मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को, और वी एज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यहाँ से ध्यान दो, अब डी डब्ल्यू इज इक्वल, अगर भैया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू को, यहाँ से डी क्यू को ट्रांसफ़र करने में डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, तो भैया टोटल चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखा जाए टोटल वर्क डन निकाल लिया जाए, टोटल वर्क डन, अब ये डिपेंड क्या करता है टोटल वर्क डन किसके लिए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम तुरंत इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे W इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसको कर देते हैं, तो यहाँ से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है। और अगर हम लिमिट ले लेते हैं, मान लो ये चार्ज क्या था स्टार्टिंग में, जब कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो उस समय कोई भी चार्ज उसके स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे उसके पास कोई चार्ज नहीं था, Q इज इक्वल 0 है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं, वहाँ पे टोटल चार्ज हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, टोटल चार्ज को हम यहाँ डिनोट कर देते हैं Q से। अगर मैं Q 0 से Q कर दे रहा हूँ तो यहाँ से W इज इक्वल डी डब्ल्यू का टर्म आ गया। अब इस पे देखिएगा, इसके आगे थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू इस पे रख देते हैं, W इज इक्वल, अब यहाँ से 0 और यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, और डी डब्ल्यू की वैल्यू ऊपर से V डी क्यू, V की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से W इज इक्वल 0 टू Q और V की वैल्यू Q बाई C डी Q, यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं, जैसे W इज इक्वल 1 बाई सी कॉमन हो जाएगा, 1 बाई सी इनसाइड 0 टू Q और यहाँ से Q डी क्यू। अब Q को जब इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पे W इज इक्वल 1 बाई सी और ये क्या हो जाएगा यहाँ से Q स्क्वायर बाई 2, ये चीज़ यहाँ से टर्म आ जाता है Q स्क्वायर बाई 2 लिमिट Q टू 0। अब इसकी लिमिट को जब अपर लिमिट Q हो जाएगा, लोअर लिमिट 0, तो यहाँ से W इज इक्वल 1 बाई सी इंटू Q स्क्वायर बाई 2। हमको एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ से मिल जाती है, फाइनल रिजल्ट है, इसको बोलते हैं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन टू ब्रिंग और टोटल वर्क डन टू ट्रांसफरिंग द टोटल चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। वहाँ पे जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा है, और ऑलरेडी वी नो दैट, मैंने बताया यहाँ से कि जो वर्क डन होता है, सिस्टम का वर्क डन होता है, वही क्या होता है, एज स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यही इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, AU से डिनोट किया जाता है। क्लियर ना, तो यही चीज़ है। अब इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां से ध्यान देना। अब यहां से टोटल जो वर्क डन हुआ W इज इक्वल 1 बाई सी इंटू Q स्क्वायर बाई 2, इसको अदर फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो केस 1, यहां से देखते हैं केस 1 के टर्म में। चलो केस 1 क्या लिख सकते हो भैया, इस पे केस 1 कर दो। क्या केस 1 कर दोगे, V इज इक्वल Q बाई सी, यहाँ पे Q इज इक्वल क्या होता है, आपको पता होता है Q इज इक्वल, इस इक्वेशन को 1 मान लो, Q इज इक्वल CV। तो इक्वेशन 1 से यहाँ फ्रॉम 1 यही वही वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो W इज इक्वल, देखो W इज इक्वल 1 बाई सी इंटू Q की जगह पे वैल्यू रख देंगे C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से भैया इससे कैंसिल आउट हो गया, इसके आगे क्या बचेगा 1 बाई 2, यहाँ से 1 बाई 2 CV स्क्वायर, यहाँ से टर्म एक रिजल्ट इसका ए आ गया। क्लियर,
तो एक तो हमें क्या मिल गया, एक यहाँ से मिल गया W इज इक्वल W इज इक्वल क्यू स्क्वायर बाई 2c। दूसरा क्या मिल गया, W इज इक्वल 1/2 CV स्क्वायर मिल गया। अब तीसरा टर्म क्या लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू मैंने Q की रख दी थी, अब वैल्यू C की रख दो। अब यहाँ से अगर देखते हैं C की वैल्यू, इस पे देख लो यहाँ से, इफ़ यहाँ C इज इक्वल, अब C इज इक्वल क्या होता है, यहीं से निकालो, C इज इक्वल Q बाई V, तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो C इज इक्वल, C की वैल्यू रखो, यहाँ से W इज इक्वल 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2, C की वैल्यू इसमें रख दो Q बाई V, तो यहाँ से C इज इक्वल Q बाई V। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 1/Q बाई V इंटू इस पे Q स्क्वायर बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मेरा बच क्या रहा है, इसके टर्म में देखोगे W इज इक्वल टू 1/2 QV, ये चीज आ गया। W इज, क्योंकि ये V क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक ना भैया। तो इक्वल टू द एरिया अंडर VQ ग्राफ, ए VQ का ग्राफ Q एज अ चार्ज, V एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों होता है। अब यहाँ से क्या होता है, Q और V, इसको आपको पता होता है बड़े अच्छे से। अगर मैंने एक इसमें स्मॉल एरिया ले लिया, तो स्मॉल एरिया, क्योंकि जैसे जो स्टोरेज ऑफ चार्ज होता है उसकी भी एक लिमिट होती है। लिमिट का सेंस क्या होता है कि उस एरिया की लिमिट क्या है, उस एरिया की जितनी लिमिट होगी, बियॉन्ड लिमिट कभी भी चार्ज स्टोर्ड नहीं होता है। तो हमें क्या ध्यान देना, उसकी लिमिट को ज़रूर ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ DQ रेड से लिख दिया कि इसमें जो स्टोरेज चार्ज है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। जब टोटल की बात करते हैं तो Q हो जाता है, ये आपको पता होता है, ठीक ना। और हम इसको भी जानते हैं Q बाई C, V इज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल Q बाई C होता है। तो यहाँ से देखो, हम इसके आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे कैसे हमने बताया इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ग्राफ VQ ग्राफ की जो एरिया है। अब एरिया भैया क्या है, इसकी एरिया यही है। यहाँ से अगर इसकी एरिया को देखना चाहते हो, यही इसकी पूरी एरिया बन जाती है, ये चीज़ पूरी एरिया इसकी यहाँ पे बन रही है, एरिया चल रही है। ध्यान दो, अब ये जो एरिया हो रही है, क्या हो रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है, हाइट हो जाती है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के टर्म में चलते हो भैया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, यहाँ पे Q है, और हाइट क्या है, ये हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे Q बाई C हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाता है, Q बाई C हो जाता है, और टोटल यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये यहाँ से एनर्जी स्टोर्ड, इसकी एनर्जी स्टोर्ड, कहने का सेंस वही हुआ यहाँ पे कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज आल्सो इक्वल टू द एरिया अंडर VQ ग्राफ। इस VQ ग्राफ की एरिया के, इस एरिया का वही कह रहा है कि U इज इक्वल 1/2 Q स्क्वायर बाई C। उसमें 3 पार्ट में निकाले थे, यहाँ पे भी एक बार Q की वैल्यू रख दो, एक बार C की वैल्यू रख दो, तीनों कंडीशन में आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से इसी के आगे अगला टॉपिक इसी में चलते हैं बेटा, एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करते हो, अब यहाँ से देखो, जब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हो तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, स्टोरेज चार्ज, ठीक ना। यहाँ पे स्टोरेज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर्ड चार्ज, यहाँ पे स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से भैया पर यूनिट वॉल्यूम। हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से कितना स्टोर्ड है, तो बेटा होता है हाफ
सी वी स्क्वायर, कितना स्टोर्ड हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर, इसके पहले भी अभी निकाले थे, इससे भी आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर अपान वॉल्यूम। ये चीज़ ए दिस वी एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस वी एज अ वॉल्यूम हियर। तो यहाँ से देखो, अब जैसे ही आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ से 1/2 सी इंटू वी, वी मीन्स होता है यहाँ से, वी मीन्स होता है यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से, और वी वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स हो गया यहाँ से एरिया, इस टर्म में एरिया इंटू डेप्थ, इसकी एरिया इंटू डेप्थ, और ये वी इज इक्वल क्या होता है, ई डी, क्या होता है, ई डी। इसको हमने पीछे भी निकाला था कि यहाँ से देखना v इज इक्वल ई डी, हम लोगों ने पहले ई इज इक्वल क्या होता है, v बाई डी होता है, इसको पहले ही हमने निकाला। यहाँ से E एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर ना, और V एज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड D सेपरेशन, यहाँ से तो 1/2 C इंटू ई डी ए दिस। अब यहाँ से भैया थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इस पे और ज़्यादा सॉल्व करते हैं। क्या चीज़, एनर्जी डेंसिटी के टर्म में चल रहे हैं भैया, यहाँ पे देख लो। अब 1/2, अब टू जो C है, C विदा C क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्या हो जाता है, एप्सिलॉन C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ से V की वैल्यू मैंने निकाला, V की वैल्यू E इंटू डी ए होता है, डिवाइडेड बाई यहाँ से एरिया इंटू डेप्थ, यहाँ से एरिया इंटू डी। अब ये डी से यहाँ से ई वी, ठीक, वी स्क्वायर है तो इसको बेटा स्क्वायर के टर्म में कर दो, इसको भी स्क्वायर के टर्म में कर दो। अब यहाँ से देखो, अगर इनके ब्रैकेट को यहाँ से हटाते हैं इसको, तो ई स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, इस डी से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, इस डी से यहाँ पे डी कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। अब मेरे पास क्या यहाँ पे बच रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना बेटा, यहाँ से ए से एरिया कैंसिल आउट। अब क्या बचा हुआ है, 1/2, यहाँ से ध्यान दो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ से सबसे मेन टॉपिक होता है यही था कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर और उसके बाद उसकी एनर्जी डेंसिटी। अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की जब भी बात करते हो तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में 2 टाइप्स का कम्बिनेशन पढ़ते हो, एक सीरीज कम्बिनेशन और एक पैरेलल कम्बिनेशन। कभी इसका डेरिवेशन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, और इसका जो कम्बिनेशन होता है, एक कम्बिनेशन जस्ट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। तो इसको एक लाइन में हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं, फिर उस पर न्यूमेरिकल ही रहेगा। देखिएगा, जैसे ही यहाँ पे ही साइड में देख लेते हैं थोड़ा सा कि हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में। यहाँ से कम्बिनेशन की जब भी बात करते हो तो 2 तरीके, मैंने कहा कि एक सीरीज कम्बिनेशन की बात करते हो यहाँ पे बेटा, एक सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग बात कैपेसिटर की ही कर रहे हैं, तो उस टर्म में देखिएगा, जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से होता है। ये सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। लेकिन अगर यहीं पे सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते तो रेजिस्टेंस का टर्म क्या होता है, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलते हैं। तो ये चीज़ है, ये रेजिस्टेंस के टर्म में सीरीज कम्बिनेशन हुआ और एक कैपेसिटर के टर्म में सीरीज कम्बिनेशन हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जस्ट इसका अपोजिट हुआ। अब यहाँ से देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा सीरीज कम्बिनेशन। अब इसी में जब पैरेलल कम्बिनेशन की बात करते हो, यहाँ से आगे देखो, पैरेलल कम्बिनेशन में चले आते हैं हम लोग, पैरेलल कम्बिनेशन के टर्म में बेटा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, कैपेसिटेंस की। तो C इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, दिख रहा है।
C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये जो C1 प्लस C2 प्लस C3 दिया गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है। बट अगर रेजिस्टेंस का हम फाइंड आउट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो यू विल राइट हियर 1/R। 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों यहीं से हमारा मीट आउट हो रहा है। इस टॉपिक को, जो रेजिस्टेंस का टॉपिक होता है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन अब ये सिलेबस से कैंसिल आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है इस साल के लिए। सिर्फ यहाँ पे R1 ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है कि जो बिना इसके हेल्प के यहाँ पे लगेगा। इसलिए इसको जानना मस्ट है कि हमारा जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा, बस दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, जो यहाँ पे दिया गया, दोनों एक साथ यहाँ पे फाइंड आउट हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कैपेसिटर के टर्म में आएगा। अब हम बात सिर्फ कैपेसिटर की ही कर रहे हैं, तो कैपेसिटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, कैपेसिटर में नॉर्मली क्या, आपको ये दो प्लेट्स दी गई होती हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये बताया जाता है दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, तो एक क्या हो जाती है, जस्ट अपोजिट होती है, निगेटिवली चार्ज होती है उसके। और इसके बीच का जो सेपरेशन होता है D होता है, और इस प्लेट की एरिया क्या सपोज की जाती है, A होती है। A ऑलरेडी गिवन होता है, और नॉर्मली इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आप लिखते हो एप्सिलॉन नॉट A/D, यही चीज़ लिखते हो। यहाँ पे जो A होता है एज अ एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड D सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन द प्लेट्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा जब भी इस एरिया, जो इस प्लेट को, जो दोनों प्लेट दी गई, इस प्लेट को कभी भी अगर डिवाइड करते हैं, किस तरीके से, देखो इस तरीके से, जो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इस तरीके से इसको कट कर दिया। जैसे इसको कट करते हैं तो इसकी प्लेट की एरिया पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ए ही रहेगा। लेकिन जैसे इसको कट करते हो तो जो D है, यहाँ पे इसको D/2 लिखते हैं, और अगले को भी D/2 लिखते हैं। और मेरे पास दो कैपेसिटर यहाँ से मिलता है, एक A है, दूसरा कैपेसिटर A है, जब इसको कट कर देते हो। और ये दोनों कैपेसिटर जब भी D को डिस्टर्ब किया जाएगा, जब दोनों के बीच के सेपरेशन को डिस्टर्ब किया जाएगा, या आप बोलोगे कि परपेंडिकुलरली जब दोनों को कट किया जाएगा, तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। वो किस कॉम्बिनेशन में बनता है? हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में बनेगा। याद रखिएगा इसको कि जब भी D को डिस्टर्ब किया गया या D डिवाइड किया जाएगा D को, तो हमेशा उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन इसी के जस्ट अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम D को ना डिस्टर्ब करके A को डिस्टर्ब करें, जैसे यहाँ पे दिया गया, ये भी कैपेसिटर वही सेम चीज़, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा वही ले लेते हैं कि यहाँ पे D, और यहाँ से भी इसकी एरिया क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अगर इसको कट कर देते हैं इसके बीच से इस तरीके से, यहाँ से, अब जब इसको कट करोगे तो यहाँ पे D चेंज नहीं होगा। अब D नहीं चेंज हो रहा है, अब चेंज क्या हो रहा है, इसकी जो एरिया ऑफ द प्लेट A/2 हो जाएगा, और ये भी A/2 हो जाएगा। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, एरिया। और जब भी एरिया डिस्टर्ब होगी या एरिया डिवाइड होगा, तो हमेशा, अब यहाँ पे जो दो कैपेसिटर बन गया, एक कैपेसिटर है अपर साइड और एक लोअर साइड में, तो ये अपर और लोअर जो दोनों होता है, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। तो याद रखिएगा कि जब भी D को दोनों के बीच के सेपरेशन के टर्म में डिवाइड किया जाता है तो कॉम्बिनेशन सीरीज बनता है, और जब एरिया को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैंने जो वैल्यू रखी थी यहाँ पे ED V की वैल्यू है, AC की है 12CV²/V। मैंने बताया था कि ये वॉल्यूम का वैल्यू है, और यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ED²। अभी थोड़ा सा उसमें कैमरे में कैच नहीं हो रहा था, तो इसको यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, और बाकी कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा।
ओके।